बाजार के वरिष्ठ और जाने माने दिग्गज फंड मैनेजर 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर प्रशांत जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर जी बिजनेस पर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बजट के बाद से आपके साथ मुलाकात हमारी ड्यू थी। हमने कहा कि सर आए तो फिर एक बार पूछें बजट के बाद क्या हालचाल है, बाजार के, मार्केट के, सब कुछ क्या हो रहा है। पहले तो सर शुरुआत बजट और पॉलिसी से ही करें। क्या दो बढ़िया और बेहतरीन इवेंट रही है भारतीय बाजारों के लिए, कैसे देखते हैं आप? ये नहीं, इसमें मेरे ख्याल से सभी कुछ बढ़िया था। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई कंसर्न नहीं। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब बताएं सर, बाजार के डायरेक्शन को लेकर, क्योंकि दोनों तरफ के व्यू हैं। एक और जहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अभी भी डटे हुए हैं, कल भी आपने नंबर्स देखे हैं, म्यूचुअल फंड्स के अच्छे ही आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब जिस तरह से कोहराम मचा है छोटे मझोले शेयरों में, डर भी बहुत लग रहा है। क्या करें, इस बाजार को कैसे अप्रोच करना चाहिए? नहीं अनिल जी, शायद आपको याद होगा, मैं तो काफी समय से 6-9 महीने से लगातार यही कह रहा हूँ सब जगह कि जो स्मॉल मिड कैप्स हैं ये अनरीजनेबली एक्सपेंसिव थे। जी। और इसमें ये करेक्शन आना काफी हद तक अपेक्षित था। और मेरे ख्याल से आज भी अधिकांश स्मॉल मिड कैप्स में, अधिकांश कहूंगा तो, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या होती है तो इसमें ये ऐसा कहना मुश्किल है कि कोई भी शेयर नहीं बढ़ेगा, बट अधिकांश शेयर मुझे आज भी महंगे लगते हैं। जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है बाजार भाव में इम्प्लाइड, वो बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज हमने ये देखी कि आप देख ही रहे हैं कि आईपीओज में बहुत सप्लाई है, बहुत सप्लाई है। और उसमें भी जो इश्यूज हैं वो काफी एक्सपेंसिव हैं। और आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में अधिकांश इश्यूज में लोगों को पैसा भी नहीं बना है। और हम लोग ने इस प्रकार का मार्केट पहले कई बार देखा है। 92 में हुआ, 2000 में हुआ, 2008 में हुआ। तो जब भी वैल्यूएशंस बहुत महंगे होते हैं तो स्मॉल तो आईपीओज बहुत ज्यादा होती है। प्रमोटर्स इसको अच्छा मानते हैं अपने लिए कि कंपनी में पैसा रेज करें या शेयर्स को बेचा जाए। तो इनमें अधिकांश में मेरे ख्याल से आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरेंगे। ओके, तो अभी आप कह रहे हैं कि अधिकांश, ज़्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप अब भी महंगे हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ते हुए नहीं। तो फिर ऐसे में सर पोर्टफोलियो लार्ज कैप का ही ज़्यादा होना चाहिए? और दूसरी बात, क्या लार्ज कैप्स में पैसा लगाने का समय आ गया या वहाँ पर भी अभी और गिरावट बाकी है? आई थिंक लार्ज कैप्स में एक अच्छा करेक्शन आ चुका है। देखिए 10% का निफ्टी में करेक्शन आया और 6-9 महीने भी निकल गए तो 8-10% की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो टाइम करेक्शन की वजह से भी जो है पी मल्टीपल्स कम हुए। तो मेरे ख्याल से जो करंट लेवल है निफ्टी का, इसमें 16 से 17 का पी है, कैलेंडर 26 फिस्कल 27 का, वो एक रीजनेबल पी है। इंडिया में देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो चुकी है। जो भारत और यूएस के बीच की जो 10 ईयर यील्ड का जो गैप है वो 2-2.25% पे चलता है आज। पहले 4 से 6% चलता था। तो ये एक बहुत ही स्पष्ट इंडिकेशन है कि इंडिया की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई है। और इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे 10% अर्निंग्स ग्रोथ के लिए 16-17 का पी मेरी समझ में रीजनेबल है। तो मेरे ख्याल से हमको लार्ज कंपनीज में निवेश करना चाहिए। अगले 1-2-3 महीना में हम इसको फेज आउट कर सकते हैं। बट महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है निफ्टी से भी, वो मेरे ख्याल से 12% से ऊपर की लॉन्ग टर्म में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा बजट में जो इम्प्लाइड ग्रोथ है नॉमिनल जीडीपी का, जो टैक्स कलेक्शंस है, वो 10 से 12% के बीच में ही है। तो लो इन्फ्लेशन होने की वजह से रुपए के टर्म्स पे जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो भी उसी ऑर्डर की है, 10-12% की। और प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है, मेरे को नहीं लगता इससे अधिक प्रॉफिट ग्रोथ आ पाएगा, क्योंकि अधिकांश सेक्टर्स में मार्जिन्स काफी हेल्दी है। और प्रॉफिट जो है वो टॉप लाइन के आसपास ही ग्रो करेंगे। तो मेरे ख्याल से रिटर्न एक्सपेक्टेशन हमको रियलिस्टिक रखनी पड़ेगी इस वजह। हम्म। तो प्रशांत सर, जो समस्या थी भारतीय बाजारों की, एक और आपने कहा महंगे वैल्यूएशन थे जो करेक्ट होना चाहिए था, वो हुए हैं कुछ हद तक। दूसरा था कि थोड़ी जीडीपी ग्रोथ और कंपनियों के नतीजे ये भी धीमे पड़ते हुए दिखे थे। क्या आपको लगता है, एक तो दिसंबर तिमाही के नतीजे देखकर क्या आप कह सकते हैं कि सितंबर के मुकाबले में थोड़े बेहतर हैं? और दूसरा ये कि क्या जीडीपी ग्रोथ जो 5.5% के नीचे पहुंची थी, क्या उसमें रिकवरी की उम्मीद रखी जाए अब? देखिए
हमको जो जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलती है उसमें हर 3 महीने में कुछ ना कुछ थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है। और तो इसको हम दो तीन तरीके से देख सकते हैं। एक तो कुछ वॉलेटिलिटी की वजह से थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। दूसरा, ये एक इलेक्शन ईयर था तो उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो कुछ उसका भी इफेक्ट था। और जैसा कि शायद पहले आपके चैनल पे भी चर्चा हुई होगी, पिछले कुछ वर्षों की जो ग्रोथ थी कंजम्पशन की, वो लोन से ईएमआई से सपोर्टेड थी। तो आज मेरे ख्याल से तीन में अगर 10 कंज्यूमर ड्यूरेबल बिकते हैं तो उसमें 6 या 7 ईएमआई पे बिकते हैं। तो अभी ये पहली बार हुआ इंडिया में कि हम लोगों ने डेप्रिशिएटिंग एसेट पे बोरो करना शुरू किया है। लेकिन अब जो पिछले 4-5 सालों से एक क्रम चल रहा था, उससे क्या हुआ है कि इंडिया की जो हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी है वो काफी बढ़ चुकी है। हमारा जो नेट फाइनेंशियल सेविंग्स रेट है वो काफी कम हो गया है। और ये एनपीएस में भी दिख रहा है। अगर आप छोटे बैंक्स, एनबीएफसी, जहां सिक्योर्ड पर्सनल लोन्स, एमएफआई इत्यादि है, तो वहां पर आप देखेंगे कि उनमें एनपीएस भी, और आरबीआई भी करीब 1 वर्ष से इस रिस्क को हाईलाइट कर रहा था। तो मेरे ख्याल से कंजम्पशन का ऐसे माहौल में थोड़ा स्लो डाउन होना ये स्वाभाविक है। लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि हमारे यहाँ इनकम प्रतिवर्ष बढ़ती है कुछ ना कुछ, तो जब भी बोरोइंग थोड़ी कम होगी तो कुछ क्वार्टर्स में जो हाउस होल्ड्स की बैलेंस शीट है वो फिर से ठीक हो जाएगी, तो वापस से हम सामान्य ग्रोथ पे आ पाएंगे। तीसरी चीज मेरे ख्याल से थोड़ा इम्पैक्ट है कि चाइना प्लस वन सही है, लेकिन इसका फायदा इंडिया में को मिलने में काफी वर्ष लगेंगे। क्योंकि देखिए, फैक्ट्री लगाना, उसमें एक्सपोर्ट करना, ये क्वार्टर्स की बात नहीं है, इसमें कई कई साल लगते हैं। और आज के सिचुएशन ये है कि चाइना ने जो पिछले 20 वर्षों से बड़ा निवेश किया है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सपोर्ट रही, उनका स्केल बहुत बड़ा है हमसे, तो और उनकी डोमेस्टिक डिमांड काफी कमजोर है। तो इसलिए चाइना का जो एक्सपोर्ट सरप्लस है वो बहुत ज्यादा है। और इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आ रही होगी। तो इन तीन कारणों की वजह से मुझे लगता है थोड़ा स्लो डाउन है। बट ये एक सामान्य स्लो डाउन है, ये साल टू साल, ईयर टू ईयर फ्लक्चुएशन रहता है। मेरे ख्याल से हमको ऐसा मान के चलना चाहिए कि अगले 5-10 वर्षों में भारत जो है वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश बना रहेगा, और 6% के आसपास की ग्रोथ हम दे पाएंगे। बिल्कुल आपने अच्छे से समझाया कि ये थोड़ा बहुत स्लो डाउन चलता है, बट आपको लॉन्गर और बिगर पिक्चर देखनी चाहिए। अ, अब ऐसे में सर, जब बड़ी इवेंट्स निकल चुकी हैं, चाहे हमारी लोकल हो, चाहे ट्रम्प साहब के कुर्सी पर बैठने के बाद टेरिफ वॉर वाली चीज़ हो, नया पैसा लगाना है तो कहाँ लगाएं? आपको क्या पसंद है इस बाजार में? नहीं, मेरे ख्याल से अनिल जी, जैसा मैंने कहा कि इसमें लार्ज कैप्स में एक अच्छा करेक्शन आ चुका है, और लार्ज कैप्स के मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड इसमें काफी फेवरेबल है। और अगले 1-2-3 महीना में, नॉर्मली हम लोग 6 महीना 12 महीना कहते हैं, बट अभी मुझे लगता है 1-2-3 महीने में हमको निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। निफ्टी के कोई भी सेक्टर अब बहुत महंगे नहीं रहे, क्योंकि देखिए हुआ क्या है, ये जो निफ्टी में करेक्शन आया है, ये करेक्शन बैंक्स में और सॉफ्टवेयर कंपनीज में सबसे कम था। और ये सेक्टर्स पिछले 3-5 वर्षों से इनमें रिटर्न भी नहीं था, तो ये पहले ही अंडर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जो इनके अलावा बाकी सभी सेक्टर्स थे, उनमें अच्छा करेक्शन आया, 15 से लेके 25% का। चाहे एफएमसीजी हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे पेटकेम हो, चाहे यूटिलिटी हो, ये सभी सेक्टर्स में काफी 15 से 25% का करेक्शन आया है। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो भी सेक्टर्स ओवर वैल्यूड थे, उनमें भी 15-25% के प्राइस करेक्शन के बाद मल्टीपल्स रीजनेबल हो गए। ये एक ऐसा बाजार है जिसमें कि कोई भी सेक्टर अब मेरी समझ में बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड या बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है। तो इसमें सेक्टर्स में जो रिटर्न्स में गैप है वो मेरी समझ में कम रहेंगे। तो इसमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, निफ्टी या लार्ज कैप कंपनीज या फ्लेक्सी मल्टी कैप, लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इनमें लोग निवेश करेंगे तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मुख्य बात यही है कि जो हम कोविड के बाद से 15-20-25% का रिटर्न आता था, वो क्लियरली अब आने वाले समय में नहीं आएगा। और जो पिछले 5 वर्षों का बहुत अधिक रिटर्न है, वो मात्र वहां के कोविड के में जो बहुत लो बेस बना बाजार का, उसके कारण था। और
सामान्य तौर पे इंडिया में लॉन्ग टर्म में 12% से अधिक निफ्टी में या डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए प्रशांत जी की तरफ से राय बहुत क्लियर कट है। लार्ज कैप में पैसा लगाएं, निफ्टी के स्टॉक में या निफ्टी में पैसा लगाएं, ये ज़्यादा बढ़िया है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से अभी भी थोड़ा दूर है, करेक्शन थोड़ा और हो सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया, आपने विस्तार से बताया भी बाजार के डायरेक्शन पर भी, और साथ ही इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रेटेजी इस वक्त रखनी चाहिए इस पर अपनी राय दी। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।